दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। और दोस्तों इसी के साथ आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने जीएसटी को बताया आर्थिक सर्वनाश, कहा कि मिलकर उठाएं आवाज। अर्थव्यवस्था पर घिरी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। गिरती हुई जीडीपी पर राहुल गांधी सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रविवार को उन्होंने जीएसटी की बात के जरिए कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी में क्या गड़बड़ी है और कौन प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी का मानना है कि मोदी सरकार सही तरीके से जीएसटी को लागू कराने में नाकाम रही है। राहुल ने जीएसटी के अंदर 4 सबसे बड़े स्लैब को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जीडीपी में गिरावट की एक बड़ी वजह जीएसटी का फ्लॉप होना भी है। मौजूदा सरकार जीएसटी के जरिए उस वर्ग पर हमला कर रही है जो देश की रीढ़ है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने फिर जीएसटी को मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स करार दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से जीएसटी को लागू करने से लाखों छोटे व्यापार बर्बाद हो गए, सैकड़ों नौकरियां और युवाओं का भविष्य भी अधर में लटक गया। सबसे ज्यादा नाइंसाफी राज्यों के साथ हुई। केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दे पा रही है। ये देश के गरीबों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के जीएसटी का मतलब आर्थिक सर्वनाश है। राहुल गांधी की माने तो मोदी सरकार साजिशन जीएसटी में 4 तरह के स्लैब रखे हैं ताकि छोटे कारोबारी इसमें उलझ कर रह जाएं और बड़े उद्योगपतियों को इससे फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि जीएसटी में केवल 15 से 20 उद्योगपतियों की पहुंच है। वे मन मुताबिक जीएसटी नियमों में बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कोविड-19 की वैक्सीन पहले किसे मिले, सामने आया एक्सपर्ट का मास्टर प्लान। कोरोना वायरस की वैक्सीन पर दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि साल 2021 के मध्य तक इस जानलेवा महामारी की वैक्सीन आ सकती है। हालांकि शुरुआत में वैक्सीन का बड़े पैमाने पर निर्माण अभी असंभव है, इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट को पहले से ये तय करना होगा कि वैक्सीन सबसे पहले किसे दी जाए, यानी कि इसका सबसे पहला हकदार कौन होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विश्व स्तर के 19 हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक टीम ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टीका वितरण के लिए 3 चरण की योजना का प्रस्ताव रखा है। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के इस मॉडल को एक्सपर्ट ने फेयर प्रायोरिटी मॉडल का नाम दिया है। इस टीम का उद्देश्य भविष्य में कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। इस टीम का सुझाव है कि वैक्सीन वितरण के पहले चरण में अकाल मृत्यु यानी कि प्रीमेच्योर डेथ और गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को ही वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। आमतौर पर वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक को इसी आधार पर तय किया जाता है। दूसरे चरण में आर्थिक स्थिति के आधार पर वैक्सीन वितरण की बात कही गई है। इस स्टेज में गरीब तबके को वैक्सीन देने पर जोर दिया गया है ताकि बड़े गरीब परिवारों को महामारी अपना शिकार न बना सके। हालांकि इस चरण में भी प्रीमेच्योर डेथ और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। वैक्सीन वितरण के तीसरे चरण में वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को ध्यान में रखकर काम करना होगा। इससे वायरस को एक देश से दूसरे देश में फैलने पर रोका जा सकेगा। हालांकि वायरस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सभी देशों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की जरूरत होगी। प्रत्येक चरण में हर देश को एक निश्चित संख्या में ही वैक्सीन आवंटित किए जाएंगे। इसमें यह भी देखना होगा कि वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव किन जगहों पर पड़ा है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इसके विपरीत WHO की योजना है कि प्रत्येक देश की 3% आबादी को वैक्सीनेट करके इसकी शुरुआत की जाए। इसके बाद जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से लोगों को वैक्सीन मिले। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहे जब तक कि देश के करीबन 20% नागरिक वैक्सीनेट न हो जाए। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में अब तक 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 8,83,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। कोरोना की मार झेलने वाले देशों में भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिका के बाद भारत में 41 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि हो सकती है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। उनके वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए तैयार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में चल रही जांच आज अहम मोड़ पर पहुंच गई है। सीबीआई की जांच के बीच इस मामले में तार ड्रग्स से जुड़ गए हैं, जिसे लेकर एनसीबी पड़ताल कर रही है। शक के घेरे में रिया चक्रवर्ती हैं, उनके भाई शोविक और सुशांत के 2 स्टाफ सैमुअल मिरांडा और दीपेश को एनसीबी गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। रिया को भी समन दिया जा चुका है और उनसे पूछताछ की जाएगी। रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने बयान दिया है कि उन्होंने अग्रिम जमानत दायर नहीं किया है और रिया अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार है। फिलहाल रिया एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के एग्जाम से जुड़ी खबर। सीबीएसई निकाला ये नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीएसई ने अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर 10वीं और 12वीं के फॉर्म भरने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये फॉर्म 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भरे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीएसई के नोटिस के मुताबिक 10वीं और 12वीं की 2021 में होने वाली परीक्षा के लिए फॉर्म 7 सितंबर से 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 15 अक्टूबर तक जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाते हैं वे लेट फीस के साथ 16 से लेकर 31 अक्टूबर तक परीक्षा के फॉर्म भर सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि छात्रों को 12वीं में प्रैक्टिकल पेपर के लिए 150
200 रुपए प्रति विषय फीस अलग से देनी होगी। 10वीं कक्षा के छात्रों को अतिरिक्त विषय के लिए 300 रुपए प्रति विषय देने होंगे। छात्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, इसके लिए 350 रुपए फीस देना होगा। 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने के साथ साथ केंद्रीय बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के लिए भी रजिस्ट्रेशन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसकी सूचना स्कूलों को भेजी गई है। स्कूलों को 9वीं और 11वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर से शुरू करना है। बिना लेट फीस के रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर तक किए जाएंगे। इसके लिए छात्रों को 300 रुपए फीस देनी होगी। लेट फीस के साथ 5 नवंबर से 13 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण ये फैसला लिया गया है कि 3 से 4 टॉपिक्स जैसे राष्ट्रवाद, स्थानीय सरकार, संघवाद को सिलेबस से बाहर किया गया है। इसके अलावा भी सभी विषयों के सिलेबस में कटौती की गई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बेहद खास होगा फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो सफर, कराएगा अरावली के मनोरम नजारे का दीदार। अभी तक आपने अरावली की हरियाली या फिर पहाड़ों के मनोहारी और रोमांच नजारे का दीदार फरीदाबाद गुरुग्राम मार्ग पर आवागमन के दौरान ही किया होगा। तब आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर हुई होगी कि अरावली पर्वतमाला का आंतरिक स्वरूप कैसा होगा। इतना ही नहीं, आपके मन में ये सवाल भी आते होंगे कि अवैध खनन से अरावली की पहाड़ियों की उजड़ी हुई हरियाली से वन्य प्राणी किस प्रकार प्रभावित हुए होंगे। अब फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो ट्रेन सारी उत्सुकता को शांत करेगा। इस मेट्रो का सफर अरावली के मनोरम नजारे को कराएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि असल में फरीदाबाद से गुरुग्राम तक के 36.1 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल लाइन में से 20 किलोमीटर के सफर के दौरान दोनों तरफ अरावली की पहाड़ियां और हरियाली दिखाई देगी। यात्रियों के लिए ये मनोहारी और रोमांच का नजारा रहेगा। अंतर्गामी मेट्रो रेल लाइन औसतन 10 मीटर यानी कि 32.8 फीट ऊंचे पिलर्स पर तैयार होगी। इससे यात्रा के दौरान यात्री औसतन 40 फीट की ऊंचाई पर होता है। इतनी ऊंचाई से अरावली के आंतरिक हिस्सों का दीदार आसानी से किया जा सकेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो रेल लाइन को पर्यटन की दृष्टि से अहम बनाने के लिए कई सुझाव राज्य सरकार के पास आ रहे हैं। पिलर्स की ऊंचाई औसतन 10 मीटर से ज्यादा कितनी की जा सकती है और मेट्रो की कितनी स्पीड में कितनी ऊंचाई से कितनी दूरी तक का नजारा देखा जा सकता है, इसके तकनीकी पहलुओं पर भी रिपोर्ट ली जा रही है। फिलहाल हमारा फोकस है कि फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो रेल के सफर के दौरान यात्रियों को अरावली की आंतरिक सुंदरता दिखाने के प्रस्ताव को सिरे से चढ़ाया जाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कबाड़ में जाएगी आपकी पुरानी गाड़ी, मोदी सरकार ला रही है नई पॉलिसी। अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो उसे कबाड़ में भेज दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नीति लेकर आ रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से इस नीति की बात हो रही है। हालांकि अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये नीति जल्द ही लागू हो जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने ये भी बताया कि वाहनों की कबाड़ नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और सभी संबंधित पक्षों ने इस पर राय भी दे दी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की नीति लाने के लिए तैयार कर रही है। इसके तहत बंदरगाहों के पास रिसाइकलिंग केंद्र बनाए जा सकते हैं। गडकरी ने कहा कि पुरानी कारों, ट्रकों और बसों को कबाड़ में तब्दील किया जाएगा। गडकरी के मुताबिक सरकार ने देश के बंदरगाहों की गहराई को 18 मीटर बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही वाहनों को कबाड़ बनाने वाले रिसाइकलिंग प्लांट बंदरगाहों के पास ही लगाए जा सकते हैं। इससे प्राप्त सामग्री ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि ये कारों, बसों और ट्रकों के विनिर्माण की लागत को भी कम करेगी, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। गडकरी के मुताबिक 5 साल के भीतर भारत सभी कारों, बसों और ट्रकों का नंबर 1 विनिर्माण केंद्र होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ब्राजील को पछाड़ के दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। संक्रमितों की संख्या 41 लाख के पार। भारत में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में इस समय कोरोना मामलों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। कोरोना केस के मामलों में अमेरिका के बाद अब भारत विश्व का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में रोजाना 80,000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि हर रोज 1000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 40,96,690 से अधिक हो गई है। वहीं ब्राजील में अब तक 40,91,801 मामलों की पुष्टि हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कोरोना के आगे पस्त हो चुका है। कोरोना के मरीजों के मामले में वह पहले स्थान पर है। अमेरिका में कोरोना के 62 लाख से ज्यादा केस हैं और 1,88,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में शनिवार को 83,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इससे पहले शुक्रवार को भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 86,432 केस सामने आए, जबकि 1,089 मरीजों की मौत हुई। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 8,60,134 हैं। राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 31,72,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। शनिवार को 67,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि खत्म हुआ इंतजार, 15 दिसंबर से शुरू होगी रेलवे भर्ती परीक्षा। भारतीय रेलवे में करीबन 1,40,000 पदों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर से ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी
जानकारी दी है। गोयल ने ट्वीट करके कहा कि रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूरी की जा चुकी है और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। इससे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव ने भी यहाँ पर एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नीट और अन्य परीक्षाओं के आयोजन के बाद ये तय हुआ है कि रेलवे के लिए भी पूर्व में घोषित 1,40,640 पदों के लिए भर्ती 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए 2,42,00,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन सभी आवेदन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब इन अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के लिए तैयारी की जा रही है। परीक्षा की तारीखों की जल्द ही जानकारी दे दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार से डेंगू के खिलाफ मुहिम शुरू करेंगे सीएम केजरीवाल। दिल्ली सरकार एक बार फिर से डेंगू के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रही है। दिल्ली सरकार 6 सितंबर को डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार महा अभियान की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे अपने आवास पर साफ सफाई करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी भी हर रविवार को अपने घर में ये अभियान चलाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से इस अभियान में जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि इस रविवार यानी कि 6 सितंबर से हम दिल्ली में डेंगू के खिलाफ अगले 10 हफ्ते तक लड़ाई शुरू करेंगे। हर रविवार सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए हमें अपने घर पर ये देखना होगा कि कहीं साफ पानी इकट्ठा तो नहीं है, जैसे गमले, कूलर, फूलदान, इन सभी को अच्छे से चेक करना होगा। अगर कहीं पर भी पानी जमा हो तो उसे उड़ेल दें या फिर तेल या पेट्रोल डाल दें। हमें हर हाल में मच्छरों को पनपने से रोकना होगा। अगले 10 हफ्तों तक हमें ऐसा ही करना होगा और डेंगू को हराना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपको हर रविवार को सुबह 10 बजे केवल 10 मिनट देने होंगे। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। केवल आपको अपने घर की चेकिंग करनी है। डेंगू का मच्छर केवल साफ पानी में होता है। साफ पानी अगर थोड़े दिन के लिए इकट्ठा हो जाए और उसको बदला न जाए तो उस साफ पानी के अंदर डेंगू के अंडे पैदा हो जाएंगे और वो अंडे 8 से 10 दिन के अंदर मच्छर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम 8 दिन से पहले उस पानी को बदल देते हैं और अंडे को नष्ट कर देते हैं तो मच्छर पैदा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपके घर में डेंगू होता है तो आप ये मानकर चलें कि मच्छर आसपास ही पैदा हुआ है। अगर आप अपने घर की चेकिंग कर लें और ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपके पड़ोसी ने भी चेकिंग कर ली है तो डेंगू और चिकनगुनिया से सुरक्षित रह सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि इन दिनों तेजस्वी पर लगातार ही हमलावर है मांझी। पहले बताया 8वीं पास, अब कहा पढ़ाई कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कुछ अधिक ही हमलावर हो गए हैं। उन्होंने पहले तेजस्वी को 8वीं पास अयोग्य नेता करार दिया था और अब फिर पढ़ने लिखने की नसीहत दे डाली। मांझी ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून को लेकर तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रतिक्रिया पर बिना नाम लिए पलटवार किया। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूसरी बार मुलाकात की है। आपको मालूम हो कि तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति की हत्या हो जाने पर उसके स्वजन को नौकरी देने की घोषणा पर सवाल उठाया था। तेजस्वी ने सवाल किया था कि ये प्रावधान स्वर्णों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की हत्या पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा। मांझी ने इस पर तेजस्वी के खिलाफ पलटवार किया। दोस्तों आपको बता दें कि मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया है, बल्कि वे 1990 से लागू कानून को ही प्रभावी बना रहे हैं। इसके तहत एक तरफ दोषियों को सजा दिलानी है तो दूसरी तरफ प्रभावित परिवार को पेंशन के साथ साथ रोजगार भी देना है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी और जमीन देना शामिल हो सकता है। इस राष्ट्रीय कानून को लेकर किसी को कुछ कहना है तो वह केंद्र सरकार से बात कर सकता है। नाम लिए बगैर मांझी ने तंज कसा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वे पढ़ लिख लें, उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी की लंबी छलांग से खुश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हिस्से शनिवार को एक अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपनी खुशी जताते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। योगी ने इसके लिए पूरे प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में गत वर्ष 12वें स्थान के सापेक्ष इस वर्ष द्वितीय स्थान प्राप्त करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सभी देशवासियों को बधाई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है और पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने तेलंगाना
तेलंगाना को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर जगह बना ली है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अवैसी ने कहा कि छात्रों को जेईई और नीट के पेपर देने के लिए किया जा रहा मजबूर। दोस्तों आपको बता दें कि संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। AIMIM के प्रमुख अवैसी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने संसद के आगामी मानसून सत्र से प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया है। वहीं छात्रों को जेईई मेंस और नीट की परीक्षा को लेकर मजबूर किया है। प्रश्नकाल के बारे में पूछे जाने पर अवैसी ने कहा कि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी कोविड-19 का हवाला देते हुए प्रश्नकाल में जवाब नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ आप छात्रों को जेईई और नीट के सवालों के जवाब देने के लिए कह रहे हैं। यही उनका शासन है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अवैसी ने कहा कि हमें नहीं पता कि कोविड-19 संकट और पूर्वी लद्दाख में क्या काम हो रहा है, इस पर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने बहुमत के साथ अध्यादेश ला सकती है और उन्हें कानून भी बना सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि देश में मानसून वर्षा की गतिविधियां कम हो रही हैं। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में मध्यम से भारी मानसून की वर्षा हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हुई है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी छिटपुट बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।